नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास टॉपिक को लिया है। इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छा से बहुत डिटेल से बताया है कि कौन कौन से नियम आए हैं। उसी नियमों को हम आगे पढ़ेंगे। तो चार्टर एक्ट 1600, जिसे राजलेख कहा जाता था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसको लाया गया था। इस एक्ट में यह था कि 15 वर्ष के लिए कंपनी का एकाधिकार होगा, यानी 15 वर्षों के लिए दूसरी कंपनी भारत पे व्यापार नहीं करेगी। और यह अधिकार लगभग 1600 से 1813 तक 1600 से 1813 तक यह एकाधिकार चलता रहा। 1813 में का एक्ट जब आया तो उसमें क्या किया गया कि आंशिक तौर से कुछ समाप्त किया गया। चीन और चाय के साथ सिर्फ चीन के साथ व्यापार कर सकती थी ये कंपनी, और चाय के साथ व्यापार करती थी, और बाकी चीज़ों पे उसका एकाधिकार जो था कंपनी का वो समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 1833 व्यापार का पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और 1858 में पूरी तरह से कंपनी को एक एक्ट लाकर पूरी कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। उसको हम आगे पढ़ेंगे जब आएंगे ये एक्ट, 1813 हो या 1833, जो भी एक्ट आएंगे, जितने भी हमने पिछली क्लास में बताया वो सारा एक्ट हम पढ़ाएंगे डिटेल में। दूसरा है चार्टर एक्ट 1726। भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो 3 प्रेसिडेंसी बनाया था। जैसे पहला था कोलकाता, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे, बम्बई, मद्रास। इस प्रेसिडेंसी के गवर्नर विधि बना सकेंगे अपने अपने क्षेत्र के लिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, जिसे नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। यह एक्ट लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति के जांच के आधार पर पारित किया गया। क्या हुआ कि हमको पता है कि जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 1757 में एक युद्ध होता है जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। इसको कंपनी ने जीता। फिर उसके बाद तुरंत उसके लगभग 5-7 साल के बाद फिर एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। इसको भी कंपनी ने जीता। फिर इस युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव, भारत के राजा थे, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, इन तीनों के साथ एक संधि करती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। यह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया जाता है। इस संधि के तहत क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई, यानी राजस्व वसूलने का कार्य कंपनी को मिला। फिर उसके बाद यहीं से कंपनी का राजनीति में पदार्पण हुआ। हम ये कह सकते हैं कि यहीं से भारत में कंपनी का राजनीतिक तौर पे तो उसका पदार्पण हुआ। क्लाइव भी इसके बाद क्या कि क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन भी लगाया। द्वैध शासन भ्रष्टाचार के कारण क्या हो गया, विफल हो गया। और विफल होने के बाद इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन से इन्होंने लोन का डिमांड किया। उसी डिमांड के आधार पर एक लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति के जांच के आधार पर एक एक्ट लाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसमें क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट में क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी इसके अधीन, कुछ मामलों में इसको अधीन कर दिया गया। फिर दूसरा ये था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य एक परिषद बनाया गया, और यह परिषद क्या करेगा, किसी भी नियम पर बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। उसके बाद गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन वीटो पावर नहीं दिया गया। इसमें यह कहा कि गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत देंगे, लेकिन इनके पास वीटो पावर नहीं होगा, अर्थात यह कि निर्णय को अस्वीकृत करने का उनको अधिकार नहीं था। फिर तीसरा कार्य हुआ कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, और एक अपीलीक न्यायालय
जिसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, की भी स्थापना की गई। और यह कोर्ट अवमानना पर दंड दे सकते थे और अन्य समान मामलों में नजीर के रूप में दिए जा सकते थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और इस 1773 एक्ट के तहत हम ये देख सकते हैं कि जो हम ये कह सकते हैं कि भारत में पहली बार ये जो इतना है केंद्रीयकृत शासन का प्रारंभ किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अंदर मद्रास से बम्बई प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि यह शुरुआत है भारत में केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ यहीं से शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद भी बनाया गया। तो ये भी हम कह सकते हैं यहीं से कार्यपालिका का भी उदय होता है। इसी एक्ट से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही माध्यम से कार्यपालिका का भी उदय होता है और न्यायपालिका का भी उदय होता है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के शासन में हस्तक्षेप का यह प्रथम प्रयास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद हमारा अगला एक्ट है जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया, वह एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहते हैं। इस एक्ट में यह कहा गया कि यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में संशोधन हेतु लाया गया था। गवर्नर जनरल प्लस परिषद जो 4 सदस्य होती थी गवर्नर की, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। उसके बाद ये कहा गया कि इसकी बनाई विधि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं होगा एवं सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। चौथा यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भारतीय धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को ध्यान में रखें। और चौथा यह कहा गया कि कलकत्ता सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाएगी। यानी हम सारा इस एक्ट का मतलब ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उदय एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण भी किया गया। इसमें ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव 1000 पाउंड के शेयर धारक करेंगे। पहले क्या होता था कि 500 पाउंड के ही शेयर धारक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते थे, जिसमें 24 सदस्य होते थे। 24 सदस्य में 1/4 सदस्य सेवा मुक्त होंगे और यह कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके, पहले क्या था कि यह जो कार्यकाल था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, वो क्या होता था कि 1 साल के लिए पहले होता था, लेकिन इसको 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। यानी 4 वर्ष बाद 1/4, 24 में से 1/4 यानी 6 सदस्य हर 4 वर्ष पर सेवा मुक्त होंगे। और यह भी कहा गया कि कर्मचारी बिना लाइसेंस निजी व्यापार नहीं करेंगे, अर्थात उपहार रिश्वत लेने पर रोक लगाई गई। अगला उसके बाद मेरा आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद अगला जो एक्ट आया वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं इसको। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। इसमें यह कहा गया कि कंपनी एवं खास करके यह कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। पहला काम किया गया इसमें कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रक बोर्ड कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। इसमें 6 सदस्य होते थे, राज्य सचिव या अध्यक्ष प्लस चांसलर प्लस 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। और यह क्या करते कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करते थे।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 सदस्य के होते थे वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण करते थे। यानी पहले क्या होता था, इस एक्ट जो पहले क्या होता, 1773 के एक्ट में क्या होता कि सॉरी 1600 के राज्य 1600 का जो एक्ट आया था उसमें ये कहा गया एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वो किया गया था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी क्या करती थी कि व्यापार और राजनीति दोनों करती थी। लेकिन इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य हैं और एक कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 सदस्य हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, व्यापार करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता है, इसमें ये व्यापार पर नियंत्रण लगाते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीति पर नियंत्रण लगाते हैं। पहले क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही व्यापार और राजनीति दोनों पर नियंत्रण करते थे, लेकिन यहाँ से अलग कर करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आप व्यापार को देखो, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि आप राजनीति को देखो। तो अगर पूछा जाए परीक्षा में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे, तो मात्र 6 सदस्य होते थे, जिसमें राज्य सचिव प्लस अध्यक्ष प्लस चांसलर प्लस 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। यह क्या करते थे कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 1600 राजलेख के द्वारा इस नियम को, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था, इसमें 24 सदस्य होते हैं जो ये कंपनी के व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। पहले क्या था कि वो दोनों काम करते थे, व्यापार भी और राजनीति भी दोनों पर नियंत्रण करते थे, लेकिन इस एक्ट में जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया तो इनमें यह कहा गया कि आप व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण कीजिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा कि राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करेगा। फिर इस एक्ट में यह भी कहा गया कि भारत में कंपनी का अर्जित क्षेत्र जो अंग्रेज जो भारत में युद्ध और संधि के तहत जो राज्य अपने क्षेत्र में मिलाए थे, उनको यह कहा गया कि यह ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश भारत होगा, यानी वह क्षेत्र भारत का नहीं, वो ब्रिटेन का होगा। यानी यह कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य घोषित करने वाला यह पहला दस्तावेज था। बहुत विधि आई है, यानी ये क्वेश्चन ये किया जाए कि कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य घोषित करने वाला प्रथम दस्तावेज कौन है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर उसके बाद इस अधिनियम में लाया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, और अन्य प्रांतीय गवर्नर को भी 3 सदस्य परिषद, जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य प्लस 1 कमांडर इन चीफ होता था, ये प्रांतीय वाला में। और गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था, और ये भी कहा गया कि अगर प्रांतीय सरकार जो है अगर विफल हो जाती है तो उस सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होगा। देशी राजाओं से युद्ध एवं संधि करने से पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति लेनी होती थी। इसके बाद हमारा अगला एक्ट 1786 का एक्ट आया, जिसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। यानी यहाँ पर वीटो पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया, वीटो पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया, और सेना के प्रधान की शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास रखा गया। यानी हम यह कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को यहाँ पे शक्तिशाली बनाया गया। इसके बाद हमारा अगला एक्ट होगा 1793 का एक्ट, और यह बता दें कि यह जो एक्ट जो 1786 का जो एक्ट है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था, ठीक है। उसके बाद यह लगभग लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 1786 से लेकर के 1793 तक रहा था, और अगला एक और इसी के कार्यकाल में एक्ट आया 1793 का एक्ट। अगला एक्ट है 1793 का एक्ट, जो हमारा अगला एक्ट है 1793 का एक्ट है,
जिसमें यह कहा गया कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए लाइसेंस बढ़ाया जाता है। इसमें कंपनी के 20 वर्ष के लिए उसके लाइसेंस को बढ़ा दिया जाता है, जिसमें मात्र 15 साल था, शायद नहीं 53, हाँ, पहले 15 साल था। इसमें ये कहा गया कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए लाइसेंस बढ़ाया जाता है। कंपनी की राजनीतिक कार्य ब्रिटिश क्राउन के लिए है। यह भी कहा गया कि कंपनी जो भारत में जो भी राजनीतिक कार्य करेगी वह ब्रिटिश क्राउन के लिए करेगी। भारत में लिखित विधि के आधार पर प्रशासन, यानी यह कहा गया कि जो भी यहाँ पे शासन किया जाएगा वह लिखित विधि के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य होते थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। फिर ये कहा गया कि सब खर्चे निकालकर 5 लाख रुपए ब्रिटेन को वार्षिक दिया जाएगा। यानी जितना भी खर्च है भारत में, जितना भी राजस्व उगाही किया जाएगा, वो खर्च काट पीट करके उसमें से 5 लाख रुपया ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा। यानी वो पैसा सीधे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड चला जाएगा। वीटो पावर को स्पष्ट किया गया था। इसमें कहा गया शांति व्यवस्था सुरक्षा में ब्रिटिश प्रांतों के हितों के मामलों में वीटो पावर को इस्तेमाल किया जाएगा। फिर अगला मेरा है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो दिया गया था 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया था पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने को, इसको समाप्त कर दिया गया आंशिक रूप से। इसमें यह कहा गया कि यह चीन एवं चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहेगा और बाकी सब में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे एक और काम किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। जो ब्रिटेन के ईसाई मिशनरी थे उनको बोला गया कि आप जाइए, आपको भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी जाती है। इसके लिए कलकत्ता में गिरजाघर खोला गया। कलकत्ता में क्या किया गया? गिरजाघर खोला गया, जिसमें एक बिशप तथा 3 पादरी नियुक्त होते थे। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। चार्टर 1817 में ये बात कहा गया है। पहली बार शिक्षा पर खर्च करने के लिए कब अंग्रेजों ने पारित किया गया? अगर ये क्वेश्चन है तो ये होगा चार्टर एक्ट 1813। इसमें 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये कहा गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए फंड दिया जाएगा। भारत में जितने भी साहित्य हैं और वो विज्ञान है, उनके प्रसार के लिए फंड दिया जाएगा। और प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा। यानी जो भी प्रांतीय गवर्नर होंगे जो कानून बनाएंगे वो जाएंगे ब्रिटेन के संसद में, उसको अनुमोदित करा कर लाएंगे। अगर वहाँ की संसद इसको अनुमति देती है तभी आप उस कानून को वो प्रांत में, अपने प्रांत में आप गवर्नर लागू कर सकता है। फिर उसके बाद सम्राट की अनुमति से ही गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर तथा सेना के प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। पहले नहीं था, पहले था कि चलो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सब मिल करके अपना ये कर देते थे, लेकिन नहीं, अब कहा गया कि सम्राट जो वहाँ की वो जो ब्रिटेन के राजा हैं उन्हीं की अनुमति के से ही भारत में गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर तथा सेना के प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। और यह भी कहा गया कि स्थानीय निकाय को कर लगाने का अधिकार दिया गया। इसमें जो स्थानीय निकाय हैं उनको कर लगाने का अधिकार दिया गया, जैसे सफाई पे भी कर लगा सकते हैं, चौकीदारी कर लगा सकते हैं। हम बिहार स्पेशल में चौकीदारी कर कहाँ लगाया गया था, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगला एक्ट हम पढ़ेंगे फिर 1833 का चार्टर एक्ट। हाँ, एक और बात कि चार्टर एक्ट 1813 के समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रख लीजिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड
वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल था। अब हम अगला पढ़ेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो लाया गया, यह खास करके यह केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इसमें यह कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। दूसरा यह कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। भारत का गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद पूरे भारत के लिए क्या करेगी? विधि बनाएगी। प्रांतीय गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, यानी उसकी प्रांतीय गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। अगला यह कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में 3 की जगह 4 सदस्य होंगे। जो चौथा सदस्य होगा वह विधि सदस्य होगा। विधि सदस्य पूर्ण सदस्य नहीं, यानी यह पूर्ण सदस्य नहीं मतलब कि मत का अधिकार नहीं, लेकिन विधि बनाने में क्या करेगा? ये जो चौथा सदस्य है विधि परिषद का, वो सहयोग करेगा विधि बनाने। बाद में इसको 1858 में पूर्ण सदस्य बना लिया गया। अगला इसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद की बनाई गई विधि अब अधिनियम कहा जाएगा। गवर्नर जनरल प्लस परिषद की बनाई विधि को अब अधिनियम कहा जाएगा। पहले क्या कहा जाता? पहले इसको विनियम कहते थे। फिर इस एक्ट में अगला क्या कहा गया कि कंपनी को व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी को व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1813 में क्या था कि आंशिक रूप से वो व्यापार का एक अधिकार समाप्त किया गया था। पूर्व एशिया में चाय और चीन के साथ इसका एक अधिकार था, लेकिन वहाँ पूर्व एशिया में चाय और चीन का भी एक अधिकार पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी को व्यापार का अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। अब वो कंपनी को क्या कहा गया कि सिर्फ ये प्रशासन देखेगी, पूर्णतः इसको प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रावधान किया गया, यानी जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस एक्ट में कहा गया। लेकिन कंपनी में जो अंग्रेज थे उन्होंने उनका विरोध किया, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया। फिर दास प्रथा को समाप्त करने का भी इसमें नियम लाया गया कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए, लेकिन उस समय 1833 में नहीं हुआ, लेकिन 1848 में लॉर्ड एलनबरो ने इसको समाप्त किया। ये कहा भी जाता है, क्वेश्चन भी आते हैं कि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने। फिर विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया जाए। लेकिन 1834 में विधि आयोग गठित, पहले अध्यक्ष इसके लॉर्ड मैकाले हैं। फिर दंड के कानूनों को संहिताबद्ध करें, और यह भी कहा गया कि जो दंड के नियम कानून हैं उनको संहिताबद्ध यानी कोडिफिकेशन करें, जैसे भारतीय दंड संहिता, आईपीसी वगैरह। फिर अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में रहने की अनुमति दिया गया। यानी पहले क्या होता था कि भारत में अंग्रेज आते थे तो वहाँ महारानी एलिजाबेथ यानी यह कहें कि क्राउन के द्वारा वह लाइसेंस लेकर के आते थे, लेकिन इसके तहत क्या किया कि अंग्रेजों को बिना लाइसेंस को भारत में रहने की अनुमति दे दी गई। एक और बात कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल को, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम
विलियम बैटिक, लॉर्ड विलियम बैटिक अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 का एक्ट ला करके इसको प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।